आवाज नहीं आ रही। ठीक है, सुनाई पड़ रहा है ना? यस सर। ठीक है, पड़ेगा। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जिसका रेट अभिकारी अणुओं की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है उसे शून्य कोटि की रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे देख, ये H2 है, ये Cl2 है, तो 2HCl हो गया, तो यह शून्य कोटि की रासायनिक अभिक्रिया है। एग्जाम्पल है ऐसे, फर्स्ट। सेकंड क्या है, NH3 है, इसका डिसोसिएशन होता है 3H2, ये भी क्या है, शून्य कोटि की रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो बाद में लिख लेना, या मैं वीडियो लेक्चर में स्लो बोल रहा हूँ तो मिल जाएगा, लिख लेना उससे कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसकी दर किसी भी अभिकारी अणु की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है शून्य कोटि की रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, ये सामने दिया है। अब इसके लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन पढ़ना है, तो एक हेडिंग डालो, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग नियम समीकरण। आप ऐसे लिखोगे हिंदी में, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग नियम समीकरण। समाकलित वेग नियम समीकरण। क्लियर हुआ? शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग नियम समीकरण। इसके लिए समाकलित वेग नियम समीकरण क्या है? सपोज दैट से ए है तो ये बी में चेंज हो रहा है, तो रिएक्शन क्या है, जीरो ऑर्डर का है, मान लेते हैं। रिएक्शन जीरो ऑर्डर का माना जाता है। अब करोगे क्या आप, इसका जब टी जीरो था तो इसका अमाउंट यहाँ पे सपोज दैट ए था, इसका जीरो था, और टी पर जब टाइम टी हो गया तो इसका एक्स बन गया, इसका ए माइनस एक्स हो जाएगा। ऐसा होता है। अब इससे कोई मतलब नहीं, जैसे भी और डिटेल में लिखोगे तो इसका आर नॉट मानते हैं। चलो अभी इतने से समझ में आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो रेट इसका कांस्टेंट होता है, डीएक्स पर dt कांस्टेंट होगा। अब समझ लो तब नोट करना, ठीक है ना? तो जब रेट कांस्टेंट है इसका, तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा डिफरेंशियल करना है हमको, इंटीग्रेशन करना है दिस। अब इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग एबव इक्वेशन, इंटीग्रेटिंग एबव इक्वेशन। ऐसे देखो कैसे इंटीग्रेट करोगे, dx और k इंटू डी टी इंटीग्रेशन होता है। जो वैल्यूज वाले हैं विशेष ध्यान दो, dx का इंटीग्रेशन होता है x और dt का इंटीग्रेशन होता है t। जब इंटीग्रेशन कांस्टेंट, जब इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है, जिसको c लिखो चाहे i लिखो, जो भी लिखो, बुक में i लिखा है। अब t इज इक्वल टू 0 कर दो, if t इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखो x इज इक्वल टू 0 हो गया, तो वैल्यू रख दो तो हो जाएगा। देन यहाँ पे लिखो, छोड़ो ये 0 रख दो, 0 हो जाएगा, तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब देखो 10, अब यही वैल्यू ले जाके यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो हो जाएगा x kt प्लस 0, तो x अपॉन t बराबर क्या आ गया, k। यही इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये,
ठीक है। इंटीग्रल रेट ला इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एक बार फिर से देख लो, समझ लो, फिर नोट करना। इस शून्य कोटि की कोई रासायनिक अभिक्रिया मानी गई, ठीक। यहाँ प्रारंभिक अवस्था में t जीरो था, तो इसका मात्रा क्या है a। फिर कुछ जब t समय बीत गया तो ये x बन गया, इसका a माइनस x हो जाएगा। अब क्योंकि इसको हमको इतना जरूरी, यहाँ इसका कोई नीड ही नहीं था, फिर भी मैंने लिख दिया। अब इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो dx अपॉन dt, इसको अगर ऐसे लिखोगे dx अपॉन dt इज इक्वल टू के, मतलब जो रेट है वो कांस्टेंट होता है, वो किसी के सांता पे डिपेंड्स नहीं करता है। ये हो गया तो dx इज इक्वल टू के इंटू dt होगा। अब इसका इंटीग्रेशन कर लो। अब इसका इंटीग्रेशन कर लिया, इसका इंटीग्रेशन कर लिया तो आ गया x इक्वल टू के टी प्लस सी। तो t इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू जीरो हो गया, रख दिया जा रहा है। प्रारंभ में t जीरो था, अब x क्या था, जीरो था, रख दिया तो c क्या हो गया, जीरो हो गया। अब इस क्वेश्चन नंबर 1 में c की x और t की c की वैल्यू रख दो, तो x बराबर क्या हो जाएगा के टी, या x अपॉन t बराबर क्या हो जाएगा k। तो इसका मतलब है कि शून्य कोटि की रासायनिक अभिक्रिया के लिए जो सांता होती है और जो समय है, सांता और समय का जो अनुपात होता है वो नियत रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उसका रेशियो हमेशा कांस्टेंट आता है। अब थोड़ा चलो, अगर हम x को मान लें, से ये देखो जहां a लिखा है मैंने, उसको हम SAR नॉट मानते हैं एनसीईआरटी में। जैसे a माइनस एक्स लिखे हैं ना, उसको हम r मानते हैं, ऐसे होता है। तो अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट करना चाहें तो यहाँ पे रख सकते हैं कि रिमाइंडर अमाउंट क्या है, r क्या है, x क्या है, t क्या है, ये लिख सकते हैं। तो वही नोट कर लो, तो इसके बाद बताते हैं इसको, ठीक है ना। ओके, दैट्स ऑल राइट, पूरा नोट कर लो, आप लोग इसको नोट कर लो, ठीक है ना। हर्ष जी देखिए, अब इस पर हम एक ग्राफ खींच ले, अगर नॉर्मल एक ग्राफ खींच ले तो ये हो जाएगा, x ले लीजिए तो यहाँ t ले लीजिए, तो ग्राफ खींचेंगे तो क्या आएगा, x अपॉन t हमेशा कांस्टेंट, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफ है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। नोट कर लीजिए, इसको भी नोट कर लीजिए। गलती से एनसीईआरटी लेके चले उसको लाए है, इसमें एनसीईआरटी लिया है तो चलो जाके पढ़ना उसको घर पे, ठीक है ना। यस सर। आप वो जितने जो भी ऑनलाइन है उनको ऑनलाइन जोड़िए, सब लोग को जुड़े, अब 2 जुड़े चाहे 4 जुड़े तो क्लास तो चलती ही है। आज आप लोग घर जाके चेक करिएगा, ठीक है ना, ऑनलाइन में भी क्लास पढ़िएगा। तो चूंकि आप यहीं पढ़ के जा रहे हैं तो आपको पूरा अच्छे से लगना चाहिए, बताइए, फीडबैक दीजिए ना कि कैसे समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कब साउंड ओवरलैप कर रहा है, कब नहीं कर रहा है। बोलो हर्ष, दिखाई पड़ रहा है, आवाज सही से सुनाई पड़ रही है ना, तो आवाज सुनाई पड़ेगी, ठीक है ना। यस सर, दिखाई माइक दे रहा लगाएं, है। जब माइक यूज होगा तो वो आवाज साउंड ओवरलैप नहीं करेगा। यादव सर को बोले ही ले लें, ब्लूटूथ वगैरह ले लें, आवाज यहाँ इस कमरे में ज्यादा जो है गूंजती है। जी सर। जब ऑनलाइन आप पढ़ते होंगे, देखेंगे कल का वीडियो या यहाँ पे जो वीडियो बनता है वो ऑलरेडी गूंजने वाला आ जाता है। अब मैं बोल रहा हूँ तो ये नहीं गूंजेगा, ठीक है ना। देखो थोड़ा सेम यहाँ पे हमको, अगर हम थोड़ा इसको और एक्स्ट्रा करें तो हम लिख सकते हैं, जैसे ये आर नॉट कर दें, इसको आर टी कर दें, टी पर, ठीक है ना। यानी ये जो हो इसको हम ए के बजाय क्या लिख दें, आर नॉट लिख दें, और इसको हम क्या लिख दें, यहाँ जो टी के पश्चात आएगा तो एक्स की बात आ जाती है, तो एक्स क्या हो जाएगा आपका, आर टी हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे एनसीईआरटी में लिखा है दिस, ऐसे टी हो जाएगा। ये बहुत अच्छा इक्वेशन कॉम्बिनेशन पूछा आता है, यानी आप यहाँ कह सकते हो कि सिंस, यानी कंसंट्रेशन को ही ले लेते हैं डायरेक्ट, आर कर दो तो जाएगा आर नॉट माइनस आर दिस, ठीक है ना, अपन जो ये अमाउंट यहाँ पे बच रहा है एक्स, टी हो गया तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू के हो जाएगा।
या इसको हम दूसरे ढंग से डिराइव कर सकते हैं, उसको देखा जाए। चलिए इसको हटाते फिर से नया चीज बताते हैं। जैसे देखें, इसको हमने क्या ले लिया, R0, तो ये तब क्या था, 0 था। इसको हमने ले लिया RT, तो ये क्या हो गया, दिस R0 माइनस RT हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड हम चाहें तो इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं, ठीक। लेकिन दो तरह से डेरिवेशन में आप कंफ्यूज कर जाते हैं, इसलिए सबसे बेटर है कि आप जो लिख रही हैं वो चीज समझें। जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो आप डायरेक्ट समझें dx अपॉन dt इज इक्वल टू क्या है, k है, और ये dx एक आपका dt हो गया, इसका हमने क्या किया, इंटीग्रेशन किया, इस dt हो गया, ये x है, kt प्लस c है, c इज इक्वल टू 0 है, तो x इज इक्वल टू क्या है, kt। ये बहुत इजी है, अब एनसीईआरटी से कल आपको अलग से बता दिया जाएगा, ये इतने पे आप कमांड वाले, ठीक। दूसरी तरफ मैटर आता है कि जब हम हाफ लाइफ की बात करते हैं, जो हाफ लाइफ होता है से ये t है, तो t इज इक्वल टू हम t हाफ कर दें, तो x इज इक्वल टू a/2 हो जाता है। अब यहां पर अगर हम एक्सप्रेशन को रखें देन ये हो जाएगा, इसके स्थान पे क्या होगा, t/2, ये क्या है t/2, ये क्या है k। तो आप देखिए यहाँ t हाफ क्या होगा, t हाफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नीचे लिखें तब समझ में आएगा क्या आ रहा है, टी के इज इक्वल टू हो जाएगा a/2 के, ठीक है ना, डायरेक्ट। तो यहां पे लिख सकते हैं कि टी हाफ इज इक्वल टू a/2। तो यहां हम देखें टी तो क्या हो जाएगा, a/2/k। इट मीन्स अगर हम k को हटा दें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा a के। a/2 से मतलब है नहीं, a से मतलब है कि जो जीरो ऑर्डर का रिएक्शन होता है उसका जो हाफ लाइफ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल अमाउंट की, हाफ लाइफ है तो इनिशियल अमाउंट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो एक बार फिर से ध्यान दीजिए, शून्य कोटि की रासायनिक अभिक्रिया क्या होती हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिसकी दर केवल एक किसी भी अभिकारी अणु पर डिपेंड नहीं करती है, उससे हम शून्य कोटि की रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसकी दर किसी भी अभिकारी अणु की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, शून्य कोटि की रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं बुक में दिए गए हैं, उसको जाके देख लीजिएगा। जैसे ये आपका है, ये है यानी हाइड्रोजन क्लोराइड का बनना, अमोनिया का डिसोसिएशन, ये सब क्या है, शून्य कोटि की रासायनिक अभिक्रिया होती है। फिर इसके लिए इंटीग्रेटेड रेटला इक्वेशन लिखना है, तो इसको इंटीग्रेटेड रेटला इक्वेशन यानी आपको पता है कि अगर ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है तो उसका रेट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इट मींस dx अपॉन dt इज इक्वल टू क्या होगा, k होगा। अब ये dx इज इक्वल टू k dt हो गया, इंटीग्रेशन करेंगे, dx का इंटीग्रेशन x होता है, dt का क्या होता है t होता है। जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो कांस्टेंट आ जाता है, हम कांस्टेंट c लिख दिए। हम प्रारंभिक अवस्था में जाएं, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था तो x की वैल्यू क्या थी, 0 थी। फिर उस समय जो t की वैल्यू थी वो 0 थी, क्योंकि हमने शुरुआती दौर का बात कर रहे हैं, प्रारंभिक अवस्था की बात कर रहे हैं, तो t शून्य था, समय शुरुआती नहीं हुआ था, तो यहाँ x और t हमने 0 रख दिया, तो c बराबर 0 पा गया और इसको ले आके यहाँ पे रख दिया, मैथमेटिकली ये आ गया। अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठना चाहिए कि x की वैल्यू यानी हम t की वैल्यू 0 क्यों रख रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं। तो आप घर से चले जब तो साइकिलिंग किए आप, तो साइकिल आप कितनी देर, जब साइकिल चलाना प्रारंभ किए तो दूरी क्या थी, 0, तो x मतलब दूरी, x मतलब कंसंट्रेशन। तो जब रिएक्शन स्टार्ट होना शुरू हुआ तो उस समय स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेट में x की वैल्यू क्या थी, 0। मतलब आप जब साइकिल अपनी चलाना प्रारंभ की है, स्टार्ट करने जा रहे हैं चलना, तो उसमें दूरी क्या थी, 0। तो हमको जब भी रेट निकालेंगे तो जरूरत पड़ती है, और टाइम क्या था, 0। तब ना आगे आप ले चलेंगे कितने समय में कितना दूरी आपने तय किया, ये तो रेट लाइट निकाल लेना, इसलिए x इज इक्वल टू 0 रखा और t इज इक्वल टू 0 रखा। रखने के बाद तो मैथ लग जाती है, तुम चाहते हो तो मैथमेटिकली आपको बता देते हैं। थोड़ा हाफ लाइफ के बारे में बता रहे थे, तो सुना होगा आप लोग कि किसी भी अभिक्रिया का
वह समय जिसमें वो आधा भाग पूरा हो जाती है या आधा भाग पूरा होने से शेष रह जाती है, उसी का अर्ध आयु काल कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध आयु काल कहते हैं, हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। तो हाफ लाइफ पीरियड जो होता है उसको हम टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब है कि जो ए आपका बी में कन्वर्ट हुआ, यानी जो रिमाइंडर अमाउंट, जो बी का फॉर्मेशन का अमाउंट है आफ्टर टी टाइम, वो क्या है? a/2 है, प्रारंभिक का आधा होगा, इसका मतलब है। तो ये टी अगर आधा हो गया, अर्ध आयु हो गया, तो x क्या होगा? a/2। ये प्रारंभिक मात्रा उसका /2 कर दिया मैंने, अब यहाँ पे रख दिया इसको, तो देख लिया आपने, ये मिल गया। तो जो शून्य कोट की रासायनिक अभिक्रिया होती है उसकी अर्ध आयु प्रारंभिक सांद्रता की समानुपाती होती है। जितना अमाउंट आप लेंगे उसके क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो टी हाफ प्रोपोर्शनल ए का मतलब क्या हुआ कि जैसे से ए चेंज होगा, ए बढ़ेगा तो टी हाफ क्या होगा? बढ़ेगा। और ये घटेगा तो टी हाफ क्या होगा? घटेगा। तो मतलब अगर इसमें हम ग्राफ खींचना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दिस टी हाफ ऐसा ग्राफ आएगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आपको मैं एक्स्ट्रा पढ़ा, अभी हाफ लाइफ पढ़ा नहीं रहे हम, नॉर्मली थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ा दिया। तो आज के लेक्चर में केवल इतना जाने जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, उसको कैसे उसको हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे, उसका इंटीग्रेटेड रेट ला एक्सप्रेशन क्या होगा। तो यही आप लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 माना था ना आप लोगों ने, देखें इक्वेशन 2 इज नोन एज equation 2 is known as integrated rate law equation, is known as integrated rate law equation। समीकरण दो समाकलित वेग नियम समीकरण है। समीकरण 2 शून्य कोटि के लिए समाकलित वेग नियम समीकरण है। समीकरण 2 शून्य कोटि के लिए समाकलित वेग नियम समीकरण है, ठीक है, ओके।